नाजरीन, जेके भूमि ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जितेंद्र जोशी का प्यार भरा नमस्कार। नाजरीन, आज हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि आज हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं डुग्गर प्रांत के मायानाज शख्सियत, जिन्होंने सहाफ़त व सकाफ़त में अध्ययन करके डुग्गर प्रांत का नाम रोशन कर दिया है। आइए आज इन्हीं से रूबरू होके इनके तजुर्बे से हम और आप रोशनास होंगे। ललित जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आज आपने टाइम निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में आए, जिसका नाम अख जान अख पहचान है। तहे दिल से शुक्रिया। आपका शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल समझा। ललित जी, आपकी तवील ज़िंदगी का आगाज़ जो हम भी जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपकी तवील ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से और कब से हुआ? मैं जम्मू में ही पढ़ा बड़ा हूँ। बीएससी की हमने साइंस कॉलेज से, पर उससे पहले मुझे कुछ नाटक की तरफ रुझान हो गया था। साइंस कॉलेज जो कल्चरल क्लब है उसका मैं सेक्रेटरी भी रहा और हमने वहाँ कुछ नाटक किए थे, खुद ही लिखे भी थे ग्रुप में बैठ के और उनको मंचन किया था। उसके बाद हमारे जो ग्रुप में कुछ लोग थे, कुछ मराठी थे, बंगाली थे, जम्मू में उस वक़्त ऐसा माहौल था, तो मेरा कुछ आर्ट की तरफ लगाव हो गया। पर शुक्र है, शुक्रिया करना चाहूँगा कवि रतन जी का, जिनके संबंध में आने से हमें इब्राहिम अल-काज़ी, स्टानिस्लाविस्की और ऐसी शख्सियतों के बारे में सुनने को मिला। और उन्हीं दिनों एक ऐसा संजोग हुआ कि मैं बीएससी करने के बाद बड़ौदा चला गया पढ़ने के लिए। ड्यूरिंग एजुकेशन जो ये कॉलेज लाइफ में? हाँ, बीएससी मैंने ख़त्म कर ली थी। फिर कुछ बात बनी कि मैं 13-14 ऑप्शंस थी, कुछ फैमिली का बिजनेस था, ये था, एम्प्लॉयमेंट की ऑफर्स भी थी हिमाचल में ये, पर अल्टीमेटली मैं बड़ौदा चला गया। वहाँ फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स है और वहाँ ने म्यूजियोलॉजी का कोर्स में मैंने एडमिशन ली। म्यूजियोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ म्यूजियम्स, उसमें क्यूरेटरशिप के लिए ट्रेंड करते हैं और वहाँ पोस्ट डिप्लोमा में मुझे एडमिशन मिली थी। और उसके बाद क्योंकि वो एक फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स का हिस्सा था तो हमें फाइन आर्ट्स आने जाने का मौका मिलता था। मेरा हॉस्टल भी फाइन आर्ट्स के प्रेमिसेस में ही था। तो फिर मैंने एक और एमए की वहाँ, मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स इन आर्ट हिस्ट्री। तो उसके लिए मुझे जे&के कल्चरल अकेडमी ने स्कॉलरशिप भी दिया था। और फिर जब हम जम्मू में वापस आए 1979 में, तो मैं जम्मू वापस नहीं आया, मैं सीधा वापस आया, मैं सीधा श्रीनगर गया था वहाँ से, क्योंकि घर वालों से एक टेलीग्राम आई थी कि आपका इंटरव्यू है और आप श्रीनगर पहुँचे। और वहाँ हमारी सिलेक्शन हो गई एज इंस्ट्रक्टर इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट। फिर 2-3 साल में मेरी पहली नौकरी तो श्रीनगर में, कश्मीर में है। उसके बाद फिर मेरी जम्मू में ट्रांसफ़र हुई और बस, तो मैं इंस्टीट्यूट में ही रहा, वहीं से मैं रिटायर हुआ। और बीच में कुछ लिखने का काम हुआ। हमारे जो आर्टिस्ट थे, भूषण कौल, गोकुल डैम्बी जी, शुभन किशन कौल, गयूर हसन, शायका मोही, शबीर मिर्ज़ा, ये मेरे सारे कंटेम्प्रेरी थे। ये जो लिखने का काम आपने आगाज़ किया, जो शुरू हुआ, ये आपका यहाँ जम्मू में आके? नहीं, कश्मीर में ही हो गए। हाँ, मैं मतलब आर्टिस्टों के बारे में लिखना शुरू किया था। और जम्मू जब मैं आया तो उसके बाद यहाँ राजेंद्र टिक्कू हैं हमारे स्कल्प्टर, तो उनके लिए उनकी बड़ी पहली एग्जीबिशन हुई थी आर्ट हेरिटेज में, अलकाजी साहब की गैलरी थी त्रिवेणी में, तो उसके लिए लिखा। और फिर एक सिलसिला चल पड़ा, भूषण कौल जी के लिखा, तब नई नई माइग्रेशन हुई थी।
तो वो जो दर्द उनके तस्वीरों में था उसको मैंने अपने हिसाब से लिखने की कोशिश की और फिर एक सिलसिला चलता रहा। हाँ, और 86 वगैरह में मैं थिएटर भी लास्ट किया मैंने, फिर टेलीविज़न शुरू हो गया, उसके सीरियल्स में एक्टिंग का तो शौक था ही। 86 में सर आपने जो थिएटर किया उसमें एज एन क्या कर रहे थे? मेरा एक करेक्टर रोल था, मैं एक्टिंग किया था। मेरा ख्याल नाटक था राम शाम और यदू करके, और ये शिवानी वालों ने किया था। फिर टेलीविज़न का दौर शुरू हुआ, सीरियल्स में एक्टिंग, डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, उर्दू, कश्मीरी में नहीं मैंने किया, बाकी सारी ज़ुबानों में किया मैं। तो बस ऐसे सिलसिला चलता रहा। बट इसमें एक चेंज ये आई कि मैं 1996 में मैंने जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया यहाँ से, भारतीय विद्या भवन जम्मू में तब था। और फिर 97 से मैंने इंडियन एक्सप्रेस का एडिशन खोला था यहाँ जम्मू में, और उनका लिए मैं आर्ट और कल्चरल कॉलमनिस्ट का रोल करता रहा, जो मैंने 2002 तक किया। और फिर पीएचडी के सिलसिले में मैंने थोड़ी ब्रेक ली थी, तो 2005 से दोबारा फिर तब मैं एक्सेलसियस के लिए लिख रहा हूँ 2002 से ही। अच्छा। और अब इतने साल हो गए हैं, तो मेरा यही लिखना जो है आर्ट, कल्चर, थिएटर, पेंटिंग, स्कल्पचर, इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। जी सर, इस बात में कोई शक नहीं कि आप एक मायानाज कलमकार होने के बावजूद आप एक तहकीकी काम करने में रुचि रखते हैं, एक शख्सियत है आप। इसमें जो आपका ये शौक, आपका ये जज्बा, मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली इस चीज़ की? देखिए, जिस इंस्टीट्यूशन से हम पढ़ के आए या जिस इंस्टीट्यूशन में हमने पढ़ाया, वो क्रिएटिव आर्ट्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ जम्मू में तो म्यूज़िक भी था, मतलब सारी विधाएँ थी, फाइन आर्ट्स में स्कल्पचर, पेंटिंग। तो रिसर्च भी एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, क्योंकि मैं थोड़ी पहले मैंने बीच में स्कल्पचर किया था, थोड़ा ग्राफिक प्रिंट वगैरह किए थे, बट मेरा काम तो लिखने का ज़्यादा था। और फिर जहाँ भी आर्टिस्ट कम्युनिटी होती है, उनको उनके काम के बारे में लिखने वालों की ज़रूरत होती है। एक बड़ा खुशी की बात ये थी कि 2010 तक कह लीजिए, हमारा जम्मू और कश्मीर भारत के नक्शे पे था आर्टिस्टिक एक्टिविटी, स्पेशली फाइन आर्ट्स में। और बहुत अच्छे कलाकार यहाँ से गए जिनका ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, जैसे जम्मू के विजय गुप्ता जी, वीआर खजूरिया साहब, टीएस बत्रा जी हैं, और लोग हैं। और कश्मीर में तो त्रिलोकी कौल जी से शुरू होकर एक पूरी लंबी एक लिस्ट है हमारे पास। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे त्रिलोकी कौल जी, आज भी हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद है। मतलब ऐसे सीनियर लोग हैं। पर हमारी रियासत के हालात ऐसे हुए, और ये जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ हैं, उसमें कल्चर कहीं खो गया। कल्चर सिर्फ बांड पत्थर के शोज़ तक और कुछ म्यूज़िकल, ये जो क्या बोलते हैं, डांसेस वगैरह, जो कहीं फॉरेनर्स को दिखाने में, 26 जनवरी में ले जाने, यहाँ तक ही रहा। एक लिमिटेड, क्योंकि वो थोड़ा सा, मैं सच बोलूँगा, थोड़ा इस्लामिक जो इन्फ्लुएंस था हमारी स्टेट मशीनरी के ऊपर, उसमें जैसे श्रीनगर में डांस बंद करवा दिया था उन्होंने, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक, मतलब शुरू होते ही। तो उसको अन इस्लामिक समझा गया कैसे भी, और ऐसी वजह से कुछ पनपा नहीं। जैसे मतलब एनएसडी का सेंटर यहाँ खुलना था, वो नहीं खुला। ललित कला अकेडमी का सेंटर खुलना था। अब तो 370 में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये लोग ज़मीनें नहीं देते थे, किसी को आने नहीं देते थे। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशन थे, उनको बड़ा वो दूसरी नज़रों से देखते। हाँ, बांध के रखा था। मतलब अपनी अजारादारी थी, इनका वो जागीर थी, जिसको आने दें जाने दें। तो ऐसे माहौल में आर्ट जो है सफ़र करता है। कुछ बातें अच्छी भी थी, कल्चरल अकेडमी ने बड़े अच्छे शुरुआत भी की थी, क्योंकि उसकी नींव पहले रखी गई थी। और जे.एन. भान जैसे लोगों ने, या मतलब
जे.एल. बाहन जो सेक्रेटरी थे उस ज़माने में, मोहम्मद यूसुफ टेग ने जो आर्टिस्ट कैंप्स का रिवाज किया था, और फिर 68 के बाद ड्रामा फेस्टिवल्स की जो ट्रेडिशन हुई चली, और उसमें मतलब वो एक बड़ा उसने फाउंडेशन रखी थी। कुछ अच्छी बातें भी हुई, कुछ बुरी बातें हुई, बट बुरी बातों में मतलब बुरी जो होनी चाहिए थी और हुई नहीं, वो थी कि यूनिवर्सिटीज़ में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट का, म्यूज़िक डिपार्टमेंट्स का, थिएटर के वो लुक तो होना। नहीं खुले ही नहीं डिपार्टमेंट। अच्छा, खुले ही नहीं। अच्छा, आज भी आज तक नहीं खुले। आज मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट दूसरी दोनों यूनिवर्सिटीज़ में चला गया, पर उसकी हालत पतली है, उनको वो जो हक है वो मिला नहीं। और ड्रामा की तो बात ही नहीं है, आर्किटेक्चर अब खुला है, तो मतलब आर्ट्स जो है वो बैक बर्नर पे रहे, उनको प्रायोरिटी यहाँ नहीं मिली। और इस माहौल में मैंने सोचा ये मेरी ड्यूटी है कि जो आर्टिस्टिक हमारे मतलब आर्ट करने वाले लोग हैं, जो अनसंग हीरोज़ हैं, उनके बारे में लिखा जाए, चाहे वो पोएट हो, शॉर्ट स्टोरी राइटर हो, म्यूजिशियन हो, फाइन आर्ट्स पेंटर हो, आर्किटेक्ट हो। मैंने कोशिश की है यहाँ तक हो सके इनके बारे में लिखूं और उन शख्सियतों को उभारूं। ललित जी, आप मतलब हिंदुस्तानी रंगमंच को किस नुक्ते नज़र से देखते हैं? हिंदुस्तानी रंगमंच की अपनी एक परंपरा डेवलप हो चुकी है। मतलब हिंदुस्तानी रंगमंच को मेरा ख़ास मतलब है आधुनिक रंगमंच। हमारी पारंपरिक रंगमंच की विधाएं तो वैसे ही चल रही हैं, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारी लोक कलाएँ हैं, उनको अपने चैलेंजेस हैं। पर ये जो एक आधुनिक रंगमंच का एक जो चला यहाँ पे, उसमें क्या हुआ है कि ये कुछ बड़े शहरों तक ही महदूद रहा। जैसे मतलब कलकत्ता है, मुंबई है, हमारे जयपुर है, भोपाल है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अमृतसर में भी थोड़ा बहुत होता है, ये जम्मू है, श्रीनगर है। तो मतलब वो जो एक पेनिट्रेशन है एट दी सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में चला जाए, टाउन्स में चला जाए, उसका मुझे लगता है मेजर एक कारण ये है कि हमारी एजुकेशन में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो बड़ी बल्क ऑफ द इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन के लिए, उनमें ना तो म्यूज़िक टीचर्स हैं, ना ड्राइंग टीचर्स हैं, ना ड्रामा टीचर्स हैं। तो बच्चों को हमने एक वो साइंस पढ़ने वाली एक वो जमात के रूप में हम उनको पैदा कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल करते हैं उनका, फिर आपको पता ही प्राइवेट स्कूल में कौन बच्चे जाते हैं। तो ये अवस्था है हमारी। बट इसके साथ कुछ कौमें हमारी ऐसी हैं मतलब भारत में, मराठी जैसे हैं, बंगाली हैं, जिनके अपने ही संस्कृति में कला के लिए एक बड़ा स्थान है, मतलब एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो पारंपरिक है। हमारा वैसे जैसे मतलब हमारे अपने फोक सॉन्ग हैं, वन वन जैसे हैं, या यहाँ के जो चीज़ें हैं, अब कौन सी हमारी जो नई पीढ़ी के लोग हैं, माताएं बहनें, वो कौन गा रहे हैं? अब शिवरात्रि की जो पूजा है वो भी रिकॉर्ड के तौर पे हो रही है, जैसे वनून है, मतलब जैसे ललवाक टाइप है, वनून है। मतलब अब ये ही हमारी धरोहर है ना बेसिकली। तो मतलब इश्यूज बड़े हैं। एक तो हमारा हेरिटेज का पतन होना, हमारे मॉडर्न लाइफ में उसके लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन में उसके लिए जगह नहीं है। जो सर यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे कल को जो हमारे साक्षी रहते हैं, जो हमारे जैसे अगर आने वाली पीढ़ी होगी, उनके लिए साक्षी क्या रखे, वो कैसे याद रखते हैं? मेमोरियलाइजिंग का जो प्रोसेस है वो तभी होता है जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो फोक टेल्स हों, ईडियम्स हों, फ्रेजेस हों, पर उन सब में मदर टंग का बड़ा रोल है। मातृभाषा हमारी आगे ख़तरे में है, क्योंकि स्कूलों में इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं की। यहाँ पॉलिटिक्स खा गया हमको, डोगरी नहीं हो सकी, कश्मीरी नहीं हो सकी, पहाड़ी, गोजरी जैसा भी है अब हुआ है थोड़ा सा,
पर उसमें टाइम लगेगा। एक्चुअली हमारा ये जो प्रोग्राम भी है, हम अपनी मतलब जो हमारी मादरी ज़ुबान, चाहे वो कश्मीरी है चाहे डोगरी हो, उसमें भी हम काम कर रहे हैं कि हमारे जो आने वाले पीढ़ी है उनको सर कैसे, मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसे उनको इसके लिए तैयार किया जाए कि वो अपनी ज़बान, उस जो लैंग्वेज है उसको बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए? पहला तो स्कूल में ये सब्जेक्ट होने चाहिए, और 5वीं तक जितनी भी एजुकेशन है वो मदर टंग में होनी चाहिए। अंग्रेज़ी एक सब्जेक्ट हो सकता है। अब उसके बरक्स ये हो रहा है कि थर्ड मतलब तीसरे साल से ही अंग्रेज़ी शुरू हो जाती है, और हम लोग अपने घरों में मदर टंग नहीं बोल रहे हैं। एक कोई एहसास कमतरी का ऐसा कोई हुआ है। तो जब तक आप साइनेजिस हैं, मतलब जो हम दुकानों के ऊपर बोर्ड हैं, साइन बोर्ड्स हैं, वो भी मुझे लगता है मदर टंग में आने चाहिए। जैसे पंजाब में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, महाराष्ट्र में है, आपकी उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी लिखा होता है अपनी अपनी भाषा में। हमारा तो वैसा कुछ है नहीं। और दूसरा ये है कि बच्चे, आजकल की पीढ़ी मादरी ज़ुबान में बात करने से हद तक समझते हैं। ये जो माइंड सेट है इसको बदलने की बड़ी सख्त आवश्यकता है, और उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स हो सकते हैं, क्विज़ प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे मतलब सिविल सोसाइटी का बड़ा उसमें रोल है, जिसके लिए एक नई किस्म की मुहिम की ज़रूरत है। अच्छा सर, यहाँ जैसे हम ये प्रोग्राम करते रहे हैं कि हम किसी से भी ये पूछते हैं तो वो मतलब उनका ये भी कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो घर वाले, जो उनके माँ बाप होते हैं, जो घर में वो बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम रहता है, उनका भी एक दायित्व बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो एक ब्रेक आ गया ना हमारी ट्रेडिशन में, कि पेरेंट्स ने ही नहीं बोलना मतलब छोड़ दिया बच्चों के साथ। बच्चे आजकल थोड़ा बहुत सीखते हैं अगर खुशकिस्मती से वहाँ दादी घर में, वो दादी भी मतलब अब ये लोग बुजुर्ग भी तो जा रहे हैं ना जो बोलने वाले थे। और हम सबको पता है कि मादरी भाषा जो है, मादरी ज़ुबान जो है, वो बैकफुट के ऊपर है, और उसको अपना सम्मान दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, मतलब कॉमिक्स उसमें आनी चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम कश्मीरी या डोगरी वैसा में आएंगे तो बच्चों को लगेगा कि इसकी भी कोई एक अहमियत है। सर, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी रियासत अदबी सरमाए से ज़रख़ैज़ है, लेकिन हमारे कम एवेन्यूज़ की वजह से हमारे अदाकारों को, कलमकारों या जो हमारे जो स्टेज पे या स्टेज बाहर भी कुछ काम करते हैं आर्टिस्ट लोग, उनको मतलब वो हौसला शिकनी हो रही है क्योंकि असली प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से। एक तो मैं थोड़ी कड़वी बात करूँगा, जैसे हमारी अदबी वो जो है हेरिटेज, मॉडर्न लिटरेचर इतना पायदार नहीं। मतलब हमारे पास कलन है, हमारे पास बिलन है, हमारे पास जो पुरानी कश्मीर की एक संस्कृत का ट्रेडिशन है, वो हम बड़ा उसके ढोल बजाते हैं, पर जो मॉडर्न लिटरेचर है हमारा, वो इतना पाएगा नहीं कि हमारे पास कोई ऐसी शख्सियत हो जिसको मतलब हम दुनिया के लेवल के ऊपर, जिसको नोबेल प्राइज़ मिल जाए, कोई ऐसा बंदा हमारे पास नहीं। पर उसके साथ साथ जो हैं उनकी भी इज्जत नहीं है। जैसे हमारे अभी ये हृदय कौल भारती चले गए, मतलब मैं उनके साथ रहा हूँ, उनके भूषण कौल जी के साथ रहा हूँ, जो पेंटर थे, उमेश कौल जी के साथ रहा हूँ, तो मतलब अनसंग कोई बात ही नहीं हुई। कश्मीर वाले तो अब हम अलग हैं, जम्मू वाले अलग हैं, किसने बात करनी? मतलब कल्चरल अकेडमी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये दायित्व है, जिम्मेवारी है, उन्होंने नहीं कोई एक ऑबिचुरी भी नहीं लिखी। हमारी इतनी एनजीओज़ हैं, लिटरेरी एनजीओज़, किसने बात की है? उनके ऊपर एक सेमिनार होना चाहिए था। ऐसे बड़े जो हमारे थोड़े बहुत अच्छे लोग भी हैं, साहित्य अकेडमी अवार्डी हैं, उनके साथ उनको कोई याद नहीं रखता है। सर, यहाँ मैं आपसे ये बात ज़रूरी करनी है कि जब हरमुख गंगबल यात्रा जो पहली बार हुए, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, तो जिसमें हमारे डॉक्टर विद्यार्थी जी थे, जे.के. कुल बेजान साहब थे, रवि काजरू जी थे, विनोद पंडिता जी थे, अवतार जी थे, और श्री कुलदीप रैना जी भी थे।
तो उनके साथ जो यह गंगबल यात्रा, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो आपका योगदान है, मतलब क्या तजुर्बा रहा उसमें? नहीं, वो तो मेरे लिए, मैं बोलता हूँ, खुशकिस्मती की बात थी। मैं वहाँ था, नारबल तक गए, बेस कैंप में बैठे, विनोद पंडिता जी से बातचीत हुई, और मुझे लगता है वो एक किस्म का हमारा रेनेसां था, हिंदू रेनेसां, जिसमें माइग्रेंट जो कम्युनिटी है उनका बड़ा योगदान है। क्योंकि इस रियासत में अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो मतलब अपने आप को हिंदू कहने में भी हम लोग थोड़े कतराते थे। वो कश्मीरियों को तो मैंने देखा है ना वहाँ पे, मतलब मंदिर में घंटी भी जोर से नहीं बजा सकते। मतलब जितना मर्जी सेक्युलरिज्म हो जाए, इतना वो ग्राउंड रियलिटी तो ये है ना कि ऐसा कुछ खौफ जैसा था, दहशत थी, मतलब दिखती नहीं थी पर थी अंदर। वो आपके मतलब कश्मीरी भाषा के फ्रेजेस में भी आती थी, ऐसे मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब चेहरे पे आने नहीं देते थे, लेकिन अंदर तो सब महसूस करते थे, पर लोग व्यवहार में कुछ और था। तो उस में क्योंकि मैं मिलिटेंसी में भी कश्मीर जाता रहा हूँ, तो जब वो ये मौका मुझे मिला तो मैंने कहा जाना ज़रूरी है। थोड़ा मैं यात्रा पूरी नहीं कर पाया क्योंकि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मुझे रुकना पड़ा, पर मैं जितना भी हो सकता था मीडिया वगैरह में थोड़ा बहुत मेरा योगदान रहा। पर मुझे हैट्स ऑफ टू दीज, मैं बोलूँगा जो हमारे हिंदू वॉरियर्स हैं, जैसे जिन लोगों ने ये शुरुआत की और जैसे मंदिरों बेगौरे हो रहे थे उनके लिए बुलंद की आवाज़, मुझे लगता है कि वो एक ऐतिहासिक कदम था। बिल्कुल सर, कोल साहब ने भी, जेके कोल बेजान साहब ने भी एक डॉक्यूमेंट्री उनकी लिखी है, उस पर उन्होंने वो अच्छी सी बनाई। उन्होंने बहुत आपके बारे में बहुत अच्छा कहा बेजान साहब ने कि आपका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो सर मुझे यहाँ आप ना एक थोड़ा संक्षिप्त में ये चीज़ बताइए कि हमारा जो जम्मू या J&K का थिएटर, इसको थोड़ा डेवलप करने के लिए या उभारने के लिए मतलब क्या करना चाहिए, मतलब इन एवरी रेस्पेक्ट? देखिए जी ज्योतिषी साहब, जब तक ये सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में नहीं जाता है और साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं होती है एक्टर्स की और टेक्निकल स्टाफ की, डायरेक्टर्स की, लाइट्स वालों की, हम वो मयार नहीं कर पाएंगे। आज वो ज़माना है 1-1 करोड़ 50 लाख की, 10 लाख की प्रोडक्शंस होती हैं जो हमारे इंटरनेशनल शोज़ हैं, और हम यहाँ 50,000 में 50 लोगों को इकट्ठा करके क्या कर सकते हैं। एमेच्योर जो होता है वो अपना भाव से उसके लिए समर्पित होता है, पर एमेच्योर एक्टर को, डायरेक्टर को ट्रेनिंग कौन देगा? हमारा अनफॉर्चुनेटली जो अच्छी वर्कशॉप्स होती थी वो भी नहीं हुई। आप भी इतने सालों से इस प्रोफेशन में हैं, बताइए आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की है? हमारे एक्टर्स ने नहीं की, डायरेक्टर्स ने की, साउंड वालों ने, लाइट वालों ने, सिर्फ एक बप्पी बोश की एक हुई थी, उन्होंने वो की थी यहाँ पे सेट्स को लेके। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। NSD का यहाँ सेंटर खुलना चाहिए, 2 खुलने चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि हमारे, क्योंकि हमारे शहर तो जम्मू और कश्मीर की लड़ाई रहती है ना, है ना। जम्मू तो यही बोलता है कि वही ले गए, जो सच भी था, ऐसी बात नहीं है। पर यह है कि फिर मैं बोलता हूँ अब 2-2 खोलने का टाइम आ गया, क्योंकि इनको रियलाइज़ तो हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि रीजनल एक ज़रूरतें हैं। ललित कला अकेडमी, NSD और संगीत नाटक अकेडमी, इनके सेंटर्स यहाँ खुलने चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। और देखिए हमारे लोगों में तो कला की बड़ी ऊर्जा है, सिर्फ उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। ललित जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आज हम JK भूमि आभार प्रकट करते हैं कि आज आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, जिसका नाम अख जान अख पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका आभार कि आपने मुझे ये मौका दिया। नाजरीन, आज आपने देखा और सुना भी होगा कि ललित जी ने कितनी सहजता से, कितने स्वभाव से, अच्छे स्वभाव से हर एक चीज़ हमें समझाई, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे, तो हम भी कोशिश करेंगे, हम भी समझ रहे हैं। चलिए, आज हम बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी का एक बार फिर से, और आप लोगों का भी जो हमारे ये प्रोग्राम देखते रहते हैं और हमें प्रोत्साहन करते रहते हैं। अच्छा, दीजिए इजाज़त, अगली बार किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।